हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। और भाई कल क्या किया था। हाँ भाई, क्वेश्चन वोश्चन करे कि नहीं करे आप लोगों ने घर पे जाके, बताओ भाई। भैया क्वेश्चन वोश्चन कर लो घर में जाके। चल, कोई बात नहीं। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का 6th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, थोड़ी एनटीपी एसटीपी की बातें कुछ अधूरी रह गई थी वो भी करेंगे पिछले लेक्चर में। और हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वेपर डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और उन पर बनने वाले क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे स्कूल लेवल से लेकर कहां तक आईआईटी मेंस नीट में पूछे जाते हैं। सभी को मेरी इतनी बात क्लियर। आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो तो जो बच्चे क्लास में बैठे हैं ये तो क्लास में ही पूछ लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट जरूर पूछ लिया करें। ओके, अभी कुछ टाइम बाद मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको सेंड करने वाला हूं, जिसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो आराम से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और अच्छी लगे वीडियो तो इसे शेयर भी कर देना। ओके, तो देखो भाई, हम लोग आगे की बात करने जा रहे हैं कि कल हम लोगों ने जहां पर बात अधूरी थोड़ी सी छोड़ी थी उसके बारे में आज थोड़ा फिर से बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, चैप्टर है वही अपना मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, ओके। अब देखो आप हेडिंग डालो सबसे पहले, एसटीपी एंड एनटीपी। इस पर कल हमने बात की थी, लेकिन टॉपिक बच्चे बोलने लगे सर बस बस। ये बस बस की जब आवाजें आने लगती हैं क्लास में तो फिर मैंने सोचा बच्चे परेशान हो रहे हैं, आज यहीं पर छोड़ देता हूं। तो एसटीपी और एनटीपी की मैंने बात की थी और मैंने बताया था दो बातें थी। एसटीपी पे दो बातें थी, कौन कौन सी, एक ओल्ड इज गोल्ड और एक इज न्यू। तो एक क्या थी, ओल्ड, और दूसरी क्या थी, न्यू। तो देखो भाई, ओल्ड की बात कब करते हैं, मैंने कहा था प्रेशर जब 1 एटीएम हो। कब हो प्रेशर, 1 एटीएम हो, और टेम्परेचर 273 केल्विन हो। क्या हो, 273 केल्विन हो। और एसटीपी की न्यू की बात करते हैं तब क्या है, देखो कि प्रेशर हो 1 बार और टेम्परेचर हो 273 केल्विन। क्लियर। अभी और सारी बातें करता हूं। यहां पर वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक। और यहां पर वी आता है 22.7 लीटर। अभी जो तुम लोग अभी 11th पास करके आए हो, तुम्हें भी नहीं पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक। तो मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं कि ये कहां से आता, आइडियल गैस इक्वेशन, कहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से आती है। बात कहां से आती है, आइडियल गैस इक्वेशन से आती है ये वाली बात। और आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। इसके बारे में भी एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, माई ड्राइव भी करेंगे और इसके बारे में वहां पर बात करेंगे। इसलिए भी आपको बता दी कि आप 11th में आए हो, आप न्यू हो, आपको नहीं पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये कैसे निकल के आया। तो मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी, मैंने कहा ओल्ड इज गोल्ड। पहले देखो पुराने जमाने में कितना बढ़िया हुआ करता था, ठीक है। चाहे किसी की शादी हो, उसका भी माहौल 10-15 दिन पहले से पता चलने लगता था। अब तो पड़ोसी की शादी हो, जब उसका बैंड बज रहा होता तब पता चलता कि अरे भैया पड़ोसी की शादी है, जाना भी है इसमें, ठीक है। अब देखो, हाँ तुम्हारी शादी में हम चलेंगे, पक्का चलेंगे, पक्का चलेंगे। देखो, अब देखो न्यू में बात करें, जो न्यू वाला मैंने पॉइंट लिखा है, ये बच्चे आईआईटी वाले थोड़ा ध्यान से सुन लेना, जो मैथमेटिक्स के बच्चे हो।
क्योंकि मेडिकल में कहानी अजर और अमर है, वो लिखेगा बस, और वहां आपको हमेशा स्टैंडर्ड वॉल्यूम V इज इक्वल टू 22.4 लीटर ही यूज करना है STP पर। बात क्लियर? लेकिन IIT वालों तुम थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ नया जरूर होना है, क्योंकि सारी घटनाएं IIT वालों के साथ ही घटती हैं। बात क्लियर? तो समझना। देखो होता क्या है कि 1991 में इस बात को प्रूव कर दिया गया, लेकिन पेपर में भी इस बात को अप्लाई नहीं किया गया। जिस समय अप्लाई किया जाएगा 90% जनता का क्वेश्चन गलत होगा, आप लोगों का क्वेश्चन ठीक होगा। बात क्लियर? यहां तक कोई डाउट? बोलो भाई। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है, अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जब क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि प्रेशर एटीएम में है, तो आपको क्या लगाना है आईआईटी वालों कि B इज इक्वल टू 22.4 लीटर लगाना है। ठीक। और जब आपसे बोला जाए कि प्रेशर बार में है, तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना यूज करना है? 22.7 यूज करना है। बात क्लियर? लेकिन अगर सर दोनों दिए हैं तो हम क्या करेंगे? तो भैया जो नया है उसे देखोगे, पुराने को गोली मार दोगे। तो किसको देखोगे? सिर्फ सिर्फ नए वाले को देखोगे, पुराने वाले से कोई भी लेना देना नहीं है। बात क्लियर है यहां पर? बोलो बालक, तुम बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो, यानी कि आपको पता चल गई ये वाली बात। ठीक, क्लियर? अब देखो क्या है, अगर मैं आपसे एनटीपी की बात करूं, एनटीपी की नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल एक लाइन लिख लेना, नॉर्मल टेम्परेचर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। क्या मैंने बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। बात क्लियर यहां तक? नॉर्मल टेम्परेचर कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर बात है? अगर भैया तुम सियाचिन में बैठे हो तो वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहां पर हमारे फौजी भाई रहते हैं, सल्यूट करता हूं उन्हें, तो वहां उनके लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर है। मैं इस कमरे में, मैं इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल ये टेम्परेचर है। तो कैसे कह दोगे कि नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है? का नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये मैं रफ कर देता हूं, एक लाइन लिख रहा हूं और उसको आप लिखिएगा कि मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा, इट इज द कंडीशन ऑफ एनटीपी, इट is the condition, it is the condition of NTP, it is the condition of NTP, it is the condition of NTP is not given। अगर कंडीशन गिवन नहीं है, is not given, इज नॉट गिवन। अगर कंडीशन गिवन नहीं है, अगर कंडीशन गिवन नहीं है तो लिखो कंडीशन गिवन, देन एज्यूम दैट, देन एज्यूम दैट, देन एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ एनटीपी एंड एसटीपी इज सेम। बात समझ? अगर एनटीपी पर कंडीशन गिवन नहीं है तो एनटीपी और एसटीपी पर वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यहां तक बात क्लियर? यानी कि आपको एनटीपी और एसटीपी की बात क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब लिखो एक क्वेश्चन, फटाफट लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। 900 ml of oxygen O2 and ओजोन लिखो,
कि 900 ml of O2 and O3 have weight of 1.5 ग्राम। क्या लिखा मैंने, रुक जाओ। 900 ml of O2 and O3 have weight of 1.5 gram and at STP determine the volume of O2 and O3 at STP। क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्लियर बात। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर देखिए मैं आगे चलता हूं, इसको रफ कर देता हूं। हाँ भाई बालक, तुम दिखाओ अपनी कॉपी दिखाओ जरा, क्या हुआ भैया, काहे परेशान हुआ है? परेशान मत हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे सब कुछ तुमसे हो जाएगा भाई, परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। 900 ml का क्या है, मिक्सचर है किसका, O2 एंड O3 का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 900 ml का क्या है, O2 और O3 का क्या है, मिक्सचर है। ठीक, यानी कि 900 ml का O2 और O3 का क्या है, मिक्सचर है। तो ध्यान दो, 900 ml का, ठीक, यानी कि ये क्या है कि एक मिक्सचर है, 900 ml का मिक्सचर है। ऐसे लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे कि 900 ml का क्या है, मिक्सचर है। ठीक, जिसमें VmL वॉल्यूम है O2 का, VmL ऑफ O2 है। अब अच्छा ये बताओ, इस मिक्सचर में ओजोन का वॉल्यूम कितना होगा, B माइनस 900 की 900 माइनस B, बोलो भाई कितना होगा, 900 माइनस V। क्या होगा, 900 माइनस V ml। क्या होगा, 900 माइनस V ml ऑफ O3। किसका होगा, 900 माइनस V ml ऑफ O3 का होगा। क्लियर बात है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या लिखोगे कि वेट ऑफ कैसे लिखोगे कि वेट ऑफ मिक्सचर क्या होगा। देखो भाई, वेट ऑफ मिक्सचर यानी कि वेट ऑफ मिक्सचर क्या लिखोगे, वेट ऑफ O2 प्लस वेट ऑफ O3। क्या लिखोगे, वेट ऑफ O2 एंड वेट ऑफ O3। बात क्लियर। अब देखो, अगर आपने ये लिख दिया कि वेट ऑफ O2 और वेट ऑफ O3, अब देखो जो मिक्सचर है उसका वेट कितना दिया गया था, 1.5। कितना दिया गया था, 1.5। अब ध्यान दो जरा, अब अगर आपको निकालना है वेट ऑफ O2, क्या निकालना है आपको, वेट ऑफ O2। ध्यान दो जरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गलती मत कर देना जल्दबाजी में कि सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो समझना जरा, जो स्टेप मैं लिखने जा रहा हूं वो इस बात से रिलेट करता है। यहां पर देखो, ये इधर देखो कि n मोल है और वॉल्यूम है किस पर, STP पर। अपॉन STP पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। बात क्लियर। अब ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉल्यूम कितना होगा, यही तो पूछा गया। क्लियर बात, तो समझना जरा, यानी कि मोल को लिख सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। अगर ये वॉल्यूम किसमें है, ml में है मान लो। अगर वॉल्यूम किसमें माना मैंने, ml में है, तो यहां पर कर दो 22400। क्या कर दो, 22400 कर दो। क्लियर बात है यहां तक, अब समझना। यानी कि W इज इक्वल टू V अपॉन 22400 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये आ गया, ये निकल के आ गया। देखो अब यहां पर करो कि वेट ऑफ O2 कितना होगा, जल्दी बताओ, वेट ऑफ O2 कितना होगा। तो B अपॉन 22400 क्या होगा,
22400, ठीक, इनटू ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 बेटा, प्लस यहां पर कितना होगा, वॉल्यूम कितना है 900 माइनस बी, कितना होगा 900 माइनस बी अपॉन 22400, और ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 48, कितना होगा 48, ठीक है, कितना होगा 48 होगा। बहुत क्लियर। अब देखो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 होगा, अब 48 की 900 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 9 8 जा 72, कितना होता है 9 8 जा 72, अब 9 8 जा अगर 72 हो गया तो 9 4 जा, जो भी मल्टीप्लाई करोगे यहां पर इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट, और यहां से आप अरेंज करके क्या कैलकुलेट करोगे भैया, देखो कैलकुलेशन करना आपका काम बचा है, यानी कि जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो यहां पर पहले बी निकल के आएगा, क्या आएगा, जो भी निकलेगा वो किसका वॉल्यूम मिलेगा आपको, ऑक्सीजन का मिलेगा, और जो वैल्यू आएगी उसमें 900 में से माइनस कर दोगे तो आपको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, ओजोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। बात क्लियर है यहां पर। इस तरीके से ऑक्सीजन का वॉल्यूम और ओजोन का वॉल्यूम आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर बात मेरी समझ में आ गई यहां पर, अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। और ओजोन है, ओजोन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना, एक ऑक्सीजन का 16, कितने 3, तो 3 का कितना हो गया 48। बात क्लियर यहां तक, यानी कि अब आपको इतनी बात क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। अगर कोई फिर भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, ऑफिस में आ जाना, वहां पूछ लेना, नहीं तो भैया जो लोग लाइव पढ़ रहे हो, जो लोग यूट्यूब पे पढ़े, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर हमें इसका एक बार फिर से सोल्यूशन समझा दीजिए, इस नंबर पर फोन करके, हम उस पर भी समझा देंगे आपको। क्लियर बात, बस आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसको रफ करते हैं, देखो आगे चलते हैं। देखिए आप इधर, अब एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। अब रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात करें तो देखो क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, समझना जरा। रिलेटिव डेंसिटी में भैया देखो, बाबा को उठाओगे, बाबा बोले तो एनसीईआरटी, अगर बाबा को उठाओगे तो लिखा उसमें भी है, लेकिन हमारे बोर्ड वाले बहुत सारे मास्टर इस बात को नहीं पढ़ाते, वो कहते हैं अरे ये तो आता ही नहीं है। तो भैया बच्चों को आता नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें बताना जरूरी है, और जहां पर एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन आते हैं वहीं कह देते हैं ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन टर्म्स को ध्यान से समझना कि रिलेटिव डेंसिटी में सबसे पहली बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर डेंसिटी की। किसकी डिस्कस करने जा रहे हैं, वेपर डेंसिटी की करने जा रहे हैं। वेपर डेंसिटी only define for गैस। वेपर डेंसिटी जो टर्म है वो किसके लिए डिफाइंड है, केवल और केवल गैस के लिए डिफाइंड है। क्लियर बात, वेपर डेंसिटी जो टर्म है किसके लिए डिफाइंड है, गैस के लिए डिफाइंड है, और किसी के लिए डिफाइंड नहीं है। पहले इतनी बात क्लियर करना। तो देखो अब आगे देखना जरा, मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप नोट डाउन करो, नोट डाउन क्लास में तुम भी करो। हाँ भैया कोई दिक्कत, मैं आता हूं तुम्हारे पास, रुको तुम बताओ, कोई अगर दिक्कत नहीं है चलो फिर इधर देखो। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखना जरा, मैं कुछ बात लिख रहा हूं, एक लाइन एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझो इधर, कि वेपर डेंसिटी इज द रिलेटिव डेंसिटी with respect to H2 gas
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितनी अच्छी बात, कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि इट इज द रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में प्रेशर और टेम्परेचर कैसे हैं बेटा? सिमिलर है। कैसे हैं प्रेशर? बालिका तुम नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, तुम बहुत देर लगाती हो नोट करने में, जल्दी नोट करो फिर मैं इसे आगे चलूं। नोट कर लिया तुमने? ठीक है, देखो भैया अब आगे ध्यान से समझो। यानी कि अगर ये बात आपने अगर नोट कर ली तो देखो, वेपर डेंसिटी क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो? कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसे लिखोगे। उफ, मार्कर हल्का हो गया है, इसे भारी करते हैं थोड़ा सा। इसको लिख लो, इसको लिखो जरा। मार्कर हल्का हो गया, इसे भारी करते हैं। तब तक इसे आप नोट करिए जरा। नोट कर लिया? इसे रफ कर देता हूं, देखो भाई। यानी कि वेपर डेंसिटी, ये बात याद रखना कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे देखो क्या निकल के आएगा, अभी समझना जरा। देखो भाई क्या बोला गया साहब से? सेम टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो PV इज इक्वल टू nRT होता है बेटा, ठीक है। अब यहां पर डेंसिटी कैसे बनाओगे? देखो 11th वालों ध्यान दो इधर। PV वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। P इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V इंटू RT। ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो भैया, या मैं बोलूं वेट अपॉन वॉल्यूम। भैया देखो, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में वेट और मास सब अलग अलग चलते हैं। ये केमिस्ट्री है, यहां वेट बोले तो एक ही बात है और मास बोले तो एक ही बात है। ध्यान से सुनना, मास बोले तो एक ही बात है और वेट बोले तो एक ही बात है। यानी कि यहां पर कोई भी दोनों बातों में कभी भी फर्क बोला कर नहीं होगा, फर्क नहीं होगा। यानी कि ये आ गया P इज इक्वल टू D अपॉन M RT। देखो भाई, यानी कि D इज इक्वल टू आ गया यहां से PM अपॉन RT। ये आ गया डेंसिटी, आ गई। अब देखो जरा इधर ध्यान दो। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? देखो प्रेशर है इंटू M है अपॉन RT है, अपॉन प्रेशर है और नीचे मास किसका है? मेरा नहीं, हाइड्रोजन का। तो कितना हो जाएगा? इंटू 2 अपॉन R इंटू T। R T T P सब कैंसिल आउट। ये रिलेशन आपने डायरेक्ट लिखा हुआ किताब में देखा, ये ऐसे आता है M/2। जान लो 11th वालों कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बात? यहां तक बात क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसको लिख लिया होगा सभी ने। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। नोट कर लिया? जल्दी है बालिका, नोट करो जल्दी, जल्दी नोट करो, तुम लोग भी सारे लोग नोट करो जल्दी। बहुत देर लगाते हो यार नोट करने में तुम लोग, नोट करो जल्दी। अरे जल्दी लिखो। इतनी छोटी सी बात को इतनी देर में लिखोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? चलो अभी से रफ कर देते हैं हम। फिलहाल लिख लिया होगा सभी ने। देखो देखो इधर, अब एक बात आती है कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। किसकी बात आती है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते हैं? ध्यान से समझना। वेपर
डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। हेडिंग डालो आप लोग, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देखना भाई, समझना पहले, इधर ध्यान से समझो। इधर यहां पर क्या है कि मान लो एक कंटेनर में ए और दो सब्सटेंस हैं, ए और दूसरा है बी। ए के मोल N1 मोल क्या है, N1 मोल है, N1 क्या है, मोल है, और मॉलिक्यूलर मास है M1। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, M1 हो गया। मॉलिक्यूलर मास M1 है। और B के मोल हैं N2 मोल, और मॉलिक्यूलर मास M2 है। क्या है, मॉलिक्यूलर मास M2 है। बात क्लियर है यहां पर? यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, M2 हो गया। यानी कि क्या लिखोगे कि वेट ऑफ मिक्सचर, देखो कैसे लिखोगे, यहां पर देखो, पहले यहां पर देखो कि वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। यही तो लिखोगे, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी लिखोगे। ध्यान दो भाई, क्या लिखोगे, वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी लिखोगे। ठीक भाई, क्लियर बात? यानी कि यहां पर लिखा कि वेट ऑफ मिक्सचर कितना होगा, समझना जरा, वेट निकालना है। यानी कि मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास क्या निकल के आ गया, बोलो भाई, वेट आ गया। अरे और इसे अचंभित हो रहा है कि पहले कुछ सुना ही नहीं है तुमने, बोलो भाई, बता दें फिर से एक बार, फिर से बता दें। देखो इधर लिख के, इधर देखो, इधर देखो, कोई बात नहीं, ये लिखा है मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये लिखा मैंने, समझो जरा, ये लिखा तो क्या लिखोगे कि वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही तो लिखोगे। बोलो ठीक है? अब आ गई बात समझ में? अब इसको रफ कर दूं, अब ध्यान दो, इसको समझ में आ गई तो ठीक। इधर देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यानी कि मिक्सचर में किसके मोल है, ए के भी मोल है, तो N1 प्लस N2, और मिक्सचर का मोलर मास M मिक्सचर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 हो गया। हो गया क्लियर बात? अब देखो, यानी कि M मिक्सचर इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आ गया। ठीक, देखो भाई, सॉरी आंसर मत लिखिएगा यहां पर, ये आ गया। यानी कि मिक्सचर का फॉर्मूला आ गया कि कभी भी मिक्सिंग की बात की जाए इन केस ऑफ वेपर डेंसिटी, तो आप लगा सकते हो N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। बात क्लियर? अब देखो इस पर करते हैं क्वेश्चन, ये नोट करो। चलो बालक बालिकाओं, ए बालिका नोट कर ली, पहले नोट करो, सारे लोग नोट करो पहले अच्छे से। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ओके, चलो नोट कर लिया, आगे चलते हैं। देखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन करा दें। देखो इसको रफ कर देते हैं, लिख लिया होगा भाई, इसको भी रफ करो। देखो क्वेश्चन लिखो, एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन। क्वेश्चन लिखो, एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन and 80% नाइट्रोजन।
80% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। वाई वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम find the molecular weight of air। क्या पूछा आपसे? फाइंड दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर पूछा है। क्लियर बात? तो देखो क्या लगाओगे, देखो एम मिक्सचर इज इक्वल टू, अब देखो वेट परसेंट बोले तो आप क्या बोल सकते हो कि इतना वेट परसेंट किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो, इसको क्या बोल सकते हो? यानी कितने मोल हो गए? 20 मोल हो गए। 20 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का? 32 प्लस ये कितना होगा? 80 इंटू कितना होगा? सॉरी 48 नहीं 28, कितना नाइट्रोजन का? 28 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन में कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। इसको कैलकुलेट करोगे तो एम मिक्सचर कितना आ जाएगा? 28.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28.8 आ जाएगा। नोट करिए इसको, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर बात? एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको घर के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन को घर के लिए दूंगा नहीं मैं, नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लास में ही कराऊंगा। आप कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, इसलिए इस कंसेप्ट को मैं पहले एक बार करा दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन को, कि जिससे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ होगा तभी आप पेपर में कर पाओगे नीट वालों, वरना आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इससे पहले आगे देखो, आप इस क्वेश्चन को रोक के चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। किसकी बात आती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी की। देखो भाई, इसको रफ करता हूं, क्वेश्चन लिख लिया? ठीक, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, हेडिंग डालो। स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे लिखा जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। ठीक, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? सर इसे 4 डिग्री पे क्यों लिया? अभी बता, अभी लो भैया, जो स्टैंडर्ड लिखा है कहीं पर उसे हम चेंज नहीं कर सकते। अरे प्रशांत सर, क्या प्रशांत सर के फरिश्ते चेंज नहीं कर पाएंगे? भैया जी बताओ, लॉ है न्यूटन का, क्या चेंज कर दोगे? बताओ, केपलर के लॉ है, क्या चेंज कर दोगे? बॉयल्स का लॉ है तो क्या? अरे भैया उसने क्या देखा होगा, क्या सोचा होगा, तभी तो लॉ दिए। इसे अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना, स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से चेंज नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? स्टैंडर्ड अपनी मर्जी से चेंज नहीं करोगे, और अगर इसे तुमने चेंज कर दिया तो इसकी आत्मा तुम्हें बहुत सताएगी। तो इसलिए यहां पर अगर लिखी है 4 डिग्री तो ये स्टैंडर्ड है, ये मानना है हमें। ठीक है, इसमें चेंज नहीं करना है। बात समझ में आ गई? अब देखो आप, यानी कि ये बात आ गई कि डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, आगे देखो क्वेश्चन। देखो आप सबसे पहले कि फाइंड द वॉल्यूम। अब एक चीज और बता दें, देखो भाई, अगर मान लो ऊपर डेंसिटी ऑफ गैस x ग्राम पर ml है और नीचे वाटर की डेंसिटी ग्राम पर ml है, तो इससे ये कैंसिल आउट। क्या इसकी कुछ यूनिट बची? बोलो भाई, कोई यूनिट नहीं बची। इन्होंने पूछा कि सर इसकी यूनिट, धीरे से फुसफुसा रहा है सर यूनिट, अरे तेज बोलो भैया, यूनिट क्या होगी सर? तो देखो ऊपर भी ग्राम पर ml, नीचे भी ग्राम पर ml, क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है? बताओ हमें, नहीं ना। तो देखो क्वेश्चन लिखो, फिर इसको हम रफ करेंगे। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.2 ग्राम H2SO4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.2 ग्राम H2SO4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.24 ग्राम H2SO4 having specific gravity is 1.2, having specific gravity is 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाले को मैं रफ कर देता हूं। अच्छा, कहीं पर ऐसे लिखा हो ना स्पेसिफिक ग्रेविटी को, एक चीज और ध्यान देना कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी ध्यान देना। जैसे मैंने यहां लिख दिया तो कहीं कहीं पर क्या होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, लिखो जल्दी सारे लोग अपनी कॉपी में, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, क्लियर? अब देखो समझो, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या दिया? स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। क्या दिया गया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है बोलो बेटा? 1.2। तेज बोला करो, कितनी है? 1.2। क्या है ये? 1.2 क्या है ये? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी, इसको मैं नीचे रफ कर देता हूं, सबने लिख लिया होगा। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.2 हो गई तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर? मास अपॉन डेंसिटी। अब ध्यान देना जरा कि मैंने लिखा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता? अब यहां से अगर डेंसिटी इज इक्वल टू लिखोगे तो क्या आ जाएगा जरा बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। समझना जरा। अब देखो डेंसिटी ऑफ ए वाटर कितनी हो गई? 1 हो गई। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर आ गई? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर आ गई। ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देखो ये तो हो गया 1। कितना हो गया? 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर आ गई? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जो ग्रेविटी है वो किसके इक्वल हो गई? डेंसिटी की इक्वल हो गई। और डेंसिटी कितनी है? 1.2। और मास कितना है? 1.2 अपॉन v। इससे ये कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 ml। क्या आ गया? 1 ml। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम घर के लिए दे देते हैं आपको, इसे करना जरूर बैठ के और दिमाग लगाना। चाहे एक काम करते हैं, छोड़ते हैं उसको, नेक्स्ट क्लास में हम ही कराएंगे, आप कर नहीं पाओगे, कठिन है क्वेश्चन थोड़ा, और कई बार बहुत पेपरों में पूछा भी गया है, बहुत ज्यादा। आज हम यहीं पर टॉपिक को खत्म करते हैं। यहां से तक जितनी भी चीजें हुई हैं आपको मोल कंसेप्ट की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आगे के टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।